नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग दोस्तों धुलाई वाली कहानी पढ़ेंगे, जो हमारे पाठ्यक्रम की दूसरी कहानी है, जिसके रचनाकार हैं बंग महिला और इनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। एक बार आप लोगों को याद दिला दे दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने राजेंद्र बाला घोष की ही कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें पढ़े थे, और उसमें फिर दूसरी क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से उसका एनालिसिस किए थे, उससे नोट्स बनाए थे। और फिर अब उन्हीं की दूसरी कहानी है धुलाई वाली। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और इसके मूल पाठ को पढ़ते हैं। शुरुआत होती है भाग 1 में। सबसे पहला कि काशी जी के 10वें घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी ही व्यग्रता के साथ गुदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया से लपेट हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियाँ और सूंघनी की एक पुड़िया थी। उस दिन के 11 बजे थे। गुदौलिया की बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य की वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़ाधड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता, जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा, कहकर सीता चली गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उससे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुलझुला कर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुँह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। फिर हम लोग दूसरा देखते हैं पैराग्राफ, और इसमें शुरुआत होता है, आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। यह बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। अरे, से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। मतलब दोस्तों, इसरार किया है या बताया है, ये शब्द है जो आप लोगों का। इसरार किया है मतलब बताया है या संदेशा दिया है या जानकारी दी है। आगे देखते हैं हम लोग लाइन में। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोआ कर लौट आया। बस अब करना ही क्या है? कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहें करवाए। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती बट्टा लग जाएगा? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप लोग चाहें तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो अभी आप लोग कहानी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ने, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए कि हाँ, यह बात है, नवल जो चाहें करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती बट्टा लग जाएगा मतलब दोस्तों टूट जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाकों दम आ जाएगी। आगे देखते हैं। आगे हैं, क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से और किससे है दोस्तों? किससे यहाँ पे लिख दिया है आप लोग, यहाँ ये किससे है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी और किससे?
हंसी ठाठ राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज़ मैं चौके में बैठी पुड़िया काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखा तुम्हारी बहू पुड़िया खा रही है। मैं तो सारे शर्म के मर सी गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी। वह बोली, खाने दो, खाने पहनने के लिए ही तो आई ही है। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी, बस इसी से उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा, बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूरी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो इतना सुनते ही रुलाकर तैयार हो जाना। और फिर आगे है, इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। आगे देख रहे हैं दोस्तों, अब दूसरा यहाँ से भाग शुरू होता है और देखिए यहाँ पे होता है, बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है। बंशीधर के बारे में दोस्तों यहाँ दो दोस्तों की कहानी है, बंशीधर और नवल किशोर, और दोनों में कितनी गहन दोस्ती है। और फिर ये एक हास्यास्पद ये एक कहानी है दोस्तों, पढ़ेंगे बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए इसी में आगे देखते हैं। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साली और सास के सिवाय और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में नाते से मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो कालिब हैं, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों कि ये दो जिस्म एक जान है। तो यहाँ पे दिया है कि दोनों एक जान दो कालिब है। उसी दिन बंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की, सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देई भी रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी का या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं थी। 2-2 4-4 नौकर चाकर हर समय बने में रहे। सीता के बाप के न रहने के काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे दोस्तों, ये कहावत भी है, छूछे को कौन पूछे। एक कहानी है, शो भी इस समय कहीं गई है। सालेराम की तबीयत अच्छी नहीं, वह घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। 30 पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। और फिर आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ, और यहाँ से है कि बंशीधर बोले, नहीं तुम क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं जाता हूँ। आगे पंक्तियाँ है कि जाते जाते बंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो उतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पाली की गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वालों ने 1.5 रुपया किराया मांगा तो बंशीधर ने मन में कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम हो। कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रहकर आप भी खुद भी बैठ गए। जानकी देई बड़ी विफलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे ही जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते उनकी अपनी आंखें अच्छी तरह पूछ चुकी थी दोस्तों। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। अचानक बंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता सा उठे। जिसे ऐसे दोस्तों कह सकते हैं, अरे एक तो हम भूल ही गए, यह कहकर पछता उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ, कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर बिलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए ना, वह बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक बिलायती चीज़ मोल लेकर क्यों रुपये की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा, सही रहेगा तो देश में ही
जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, ओह धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है? तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हाईलाइट कर रहे हैं, आप लोग भी बुक में कर लीजिए। बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ हम मोल लेकर क्यों रुपये की बर्बादी की जाए, देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है? तो इतना इम्पोर्टेंट लाइन है। आगे हम लोग देखते हैं, स्टेशन में, इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा, बंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इके वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो डोढ़े दरवाजे का टिकट मिलता है। बंशीधर फिर फिकर बोले, अगर डोढ़े दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इके वाला चुप हो गया। इके की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंशीधर आगे बढ़े। यथा समय रेल पर बैठ के बंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पर पुल लांघकर दूसरे प्लेटफार्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म की इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करते हुए गंभीरता से आ खड़ी हुई। दोस्तों यहाँ यह है कि नवल किशोर का इंतज़ार कर रहे थे प्लेटफार्म पे जाके बंशीधर, और फिर घूमते हैं वहाँ पे स्टेशन पे अपने दोस्त को खोजते हैं, नहीं मिलते हैं। उतने में रेलगाड़ी चल पड़ती है। बंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का पता नहीं। बंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, टहरा गए, भीतर घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप न आया, अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा जाएंगे कहाँ, भेंट होंगे पर समझ लूँगा। नहीं, हम लोग जैसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है बुढ़वा बना दें तो मिले तो फिर हम बताओ थे। तो वही बात है दोस्तों। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी तो सुनेगी तो ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। दोस्तों औरत वाली, जैसे औरत वाली सीटें होती है, जैसे एक महिला बोगी होती है दोस्तों ना, तो उसमें जनानी वाली गाड़ी में बिठाया। जनानी मतलब औरत होता है दोस्तों। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया। बंशीधर बोलते हैं दोस्तों, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योढ़ी का था, पर ड्योढ़ी दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे ही दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुछ 10 ही 12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते सोचते कई स्टेशनों पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। अब तीसरा यहाँ से दोस्तों तीसरा भाग स्टार्ट होता है, और आइए इसमें देखते हैं। इसमें है कि मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुँचे में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंशीधर ने बनारस छोड़ा। मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। दोस्तों पेटराम यहाँ कोई नाम और कैरेक्टर नहीं है। पेटराम से मतलब है दोस्तों कि वो बिना खाए पिए कुछ चले थे और उनको भूख लग गई। दोस्तों वहीं दिया है कि उसने सुझाया, पेटराम ने, जैसे पेट से जैसे भूख लगती है तो एहसास होता है दोस्तों। इलाहाबाद में पहुंचने में देरी है, चलने में झंझट है, अच्छी तरह उनका पूजा का बंशीधर बनारस छोड़ा। और इसको दोस्तों आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, इतना आप लोग बुक में पेटराम कौन है दोस्तों, इस कन्फ्यूजन में लड़के सोचने लगते हैं और यहीं से यूजीसी क्वेश्चन बना देता है दोस्तों। इसलिए आप झट प्लेटफार्म पर उतरे और पानी के बम्बे में हाथ मुंह धोकर एक खुमचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पुड़िया और मिठाई लेकर निरालय में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। मतलब दोस्तों साइड में बैठ के उसे खा पी लिए। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ ले तब कुछ मोल ले, क्योंकि स्त्रियाँ नटखट होती हैं। और फिर आगे हम देखते हैं, वह रेल पर खाना नहीं पसंद करती। पूछने पर बात हुई तब बंशीधर लौट अपने कमरे में आ बैठे। यदि वह चाहते तो इस समय डोढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंशीधर अपने कमरे में बैठा तो 2-1 मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वाले में से एक भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे के योगी जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई तो बंशीधर ही थे।
उनके कमरे के पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े सिर झुकाए। अब देखिए यहाँ से दोस्तों कहते हैं ना कि क्लाइमेक्स शुरू होता है, यहाँ से कहानी इसकी क्लाइमेक्स शुरू होती है। आप लोग यहाँ से बहुत केयरफुली पढ़िएगा। अभी तक हम लोगों ने पृष्ठभूमि देखा और बंशीधर कहाँ आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या कपड़े ले रहे हैं, पर असली मज़ा यहाँ से शुरू होता है। अब देखते हैं दोस्तों, उनके कमरे पास वाली भले एक घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े सिर झुकाए, एक हाथ में लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंशीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी, तब वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर दिखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप से उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियाँ भी, प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियाँ मतलब ओल्ड एज स्त्री थी दोस्तों। एक जो उनके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो ना ही आइलेन। दोस्तों ये इलाहाबादी भाषा है। और हो देखो रोवल करथईन, मतलब देखिए रो रही है। दूसरी औरत बोल रही है, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई हैं, पहली दूर वह रही ई जनानी गाड़ी थोड़े है। और फिर दोस्तों दूसरी, तो हो भलू तो कहूँ, तो बोल रही है तो भला तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव से उतरबू बेटा, मिर्ज़ापुर चढ़ी हो ना। इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुनकर सक्की पहली बोली, हट हम पूछिला ना, हम कहाँ उतरबू हो, आए इलाहाबाद। दोस्तों इलाहाबाद को इलाहाबाद बोल रहे थे दोस्तों। दूसरी इलाहाबाद, कौन गांव ही गोइया। पहली, अरे ना ही जनलो प्रयाग जी, जिसे दोस्तों जिसे हम लोग आज प्रयागराज नाम से जानते हैं। उस समय कहानी 1907 में लिखी गई थी। तो जो भाषा थी दोस्तों बोलने के हिसाब से, जो एक लोक भाषा होती है दोस्तों, हम लोग क्या होता है हिंदी खड़ी बोली बोल देते हैं, लेकिन जो लोक भाषा होती है दोस्तों उसका प्रयोग हुआ है। और फिर यहाँ जो है पहली, अरे नाही जनल प्रयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दोस्तों जैसे कुंभ में या मकर संक्रांति वगैरह आके नहाते हैं संगम में, उसी की बात हो रही है। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे न जानित, ले कही के नारी तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हैं। ऐसे सोमवारी अरुण गहन धक्का लाग रहा। धक्का लाग रहा मतलब धक्का लग रहा था दोस्तों, जब सोमवार को नहाने गई थी। जो दूसरी औरत है बात करिए, लाग रहा तो उन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। और बोल रही है जैसे लग रहा था कि हम काशी नहाने गए थे। दोस्तों काशी में भी बहुत भीड़ होती है, तो वही बातें दोनों स्त्रियाँ कर रही हैं। फिर उसके बाद कहानी शुरू होती है और इसमें है कि पहली, आवे जाए तो सब औते जात बटलेन बाटेन, मतलब आने जाने को तो सब आ जा रहे हैं। फुन यह शायद तो बिचारो विपत में न पड़ल बाटिन, कहीं ये तो मत ये कहीं जानो कि कहीं ये तो विपत में नहीं है। हे हम पंचा हैं, राजघाट टिकस कटौली मोगल में सराह उतरी हैं, होदे पुनः चढ़िल। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे। दूसरी औरत बोल रही है दोस्तों कि एक बार हम ऐसे ही आ रहे थे, एक मिली और मोरे संगे रही, दकौने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से कि जुरुनते गड़िया खुली। और बता रही है कि जैसे उसका हस्बैंड उतरा, मलिकवा का मतलब दोस्तों, तो वो गाड़ी खुल गई। अब भैया वो गरा फाड़ नरियाए ये साहिब गड़िया खड़ी करा। और वो स्त्री रो रही थी। जो दूसरी स्त्री कहानी बता रही है कि एक बार हम जैसे गाड़ी पे चढ़े थे, उसका हस्बैंड नीचे उतर गया और वो गला फाड़ के रोने लगी कि ये साहब गाड़ी रोका, ये साहब गड़िया तनी खड़ी करा, भला गड़िया दहीनाती काहे के खड़ी हो, लेकिन गाड़ी क्यों खड़ी हो। फिर पहली बोल रही है, वो मेहररुआ बड़ी उजबक रहे, भला केहू के चिल्लाए से रेलगाड़ी कहूँ खड़ी हो था। और इसमें पहली औरत बोल रही है कि वो जो मेहरारू थी उजबुक थी। उजबुक का मतलब दोस्तों होता है मतलब मंद बुद्धि वाला, या जिसे
हाँ मंदबुद्धि कह सकते हैं। भला किसी के कहने से रेलगाड़ी खड़ी होती है और फिर आगे इसी में इसकी एक बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियाँ थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने तजुर्बे बयान करने लगी। दोस्तों क्या होता है ना कि कहीं एक एग्जाम्पल दो, ट्रेन में ज़्यादातर होता है दोस्तों, टाइम पास के लिए लोग अपनी अपनी स्मृति, अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी घटनाएं शेयर करते हैं। तो यहाँ पे वहीं दोस्तों चर्चा हुआ है, लेखक बता रहे हैं। बीच में एक अकेली अबला की स्थिति पर दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाय द नहीं, हे साहेबवा सुनी तो कलकत्ते ताई ले मसूलिया ले। यहाँ तीसरी स्त्री बोल रही है कि टिकट उस औरत से जो अकेले है, टिकट है कि नहीं, अगर टीटी आएगा तो वो कलकत्ते से पैसे वसूल लेगा। अरे यह तो नहीं कि दूर से आवत रहें, फरागत के बंदे उतर लें। और फिर चौथी बोल रही है, चौथी कि हम तो इनके संगे के आदमी के देखवे ना कि हैं। चौथी स्त्री जो है दोस्तों बोल रही है कि हम तो इनके साथ वाले को देखे ही नहीं। तीसरी, हम देखे रहली, मजे टोपी देहले रहने हो। और एक बोल रही है कि हाँ हम देखे थे, मजे के टोपी ढेले रहे, मतलब मजे के आए और फिर छोड़ के निकल गए। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंशीधर ऊब उठे। और इस तरह की बिना बात की बात को सुन के बंशीधर ऊब उठे। तब वह उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। बोल रहे हैं कि तुम तो बेकार ही उस स्त्री को डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वो वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने का स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। और ऐसा वंशीधर कहते हैं दोस्तों। और आइए आगे देखते हैं। वंशीधर की इन बातों में उन स्त्रियों का वाक्य धारा बह चली। हाँ यह बात तो आप भली कही, नहीं भैया हम पंचे काहे के केहू से कुछ कही। अरे एक के एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय। और दोस्तों इसका मतलब ये है इस लाइन का, और आप लोग इसको बहुत अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मज़ा आएगा दोस्तों आप लोग बस इसको समझेंगे तो। और कहने का मतलब यहाँ ये है दोस्तों, दिया है कि हाँ आप लोग जो अंडरलाइन किए थे दोस्तों उसको हाईलाइट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए कि हाँ मतलब का यही कहने का मुहावरा मतलब है दोस्तों कि एक एक बिना सहायता के कैसे दुनिया चल सकती है इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुआ, कोई नाराज भी हुए। दोस्तों इस प्रक्रिया के वंशीधर से कोई उस ट्रेन में खुश भी हुआ और कोई नाराज भी हुआ। क्यों सो मैं आपसे नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला। पिछली सीट में एक स्त्री जो फरासी सी छिटकी दुलाई ओढ़े अकेले बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभार घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंशीधर की ओर ताक देती और सामना हो जाने पर फिर मुंह भर लेती। बंशीधर की ओर ताक देती और सामना होने पर मुंह फेर लेती। बंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर आचरण जिसका अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद पहुंची। उस स्त्री के बारे में दोस्तों कह रहे हैं जो एक और दूसरी स्त्री थी जो पीछे एक फरासी सी दिया है ना, फरासी सी छिटकी दुलाई ओढ़े अकेले बैठी थी। उस स्त्री के बारे में वंशीधर करे कि ये क्या है, ये तो भले घर के देखने में लग रही है पर इसका आचरण अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरे दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार से कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा। वो सोच रहे थे दोस्तों कि इस स्त्री को उसका हस्बैंड आ जाएगा तो हम लोग मिलवा देंगे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे या दूसरी गाड़ी पकड़वा देंगे। और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। वंशीधर सोच रहे हैं कि अगर उस गाड़ी से भी कोई नहीं आया तो क्या करूँगा। जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। नैनी से दोस्तों नैनी के बाद इलाहाबाद पड़ता है। अब उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुँह खोला, कब भैया जो केहू बिन टिकट के आवत होए तो ओकर का सजा होला। बाकी स्त्रियाँ बोल रही है कि अगर बिना टिकट का जो आता है पकड़ा जाता है तो उसका क्या सजा होता है। अरे ओका ई नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा देहलें और अपुआ तो उन्हें टिकट ले चले देहलें। और औरतें कह रही हैं कि ये नहीं होता है कि मेहरारू को ट्रेन में बैठा दो और खुद ही टिकट लेना चाहो। किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। दोस्तों तमाम तरह के लोग होते हैं ना ट्रेन में। अब बंशीधर
उस स्त्री की सहायता की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग उसमें बोल रहे हैं कि ऐसा है बंशीधर रात को इसका गहना वहना लेकर भाग जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था, उसने खुला खुल्लम कहा कि बाबूजी कुछ हमरो साझा। और उस ताने मारते हुए दोस्तों एक था लाठी लिए हुए, वो बोल रहा था कि हमारा भी कुछ साझा होगा दोस्तों उनसे, बंशीधर से। उनकी बात बंशीधर को क्रोध में लाल हो गए, उन्होंने खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना ना रहता। अब 4 नंबर दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। 4 नंबर यहाँ से, यह कहानी 4 भाग में बांट के लिखी गई है दोस्तों। तो अब यहाँ से 4 भाग देखते हैं। भाग नंबर 4, बंशीधर इलाहाबाद में उतरे, एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उन्होंने कहा उनको भी अपने संग उतार लो। फिर इस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। जानकी दोस्तों जो बंशीधर की पत्नी है बोल रही है, अरे किस बखेड़े में पड़ गए, जाने दो ना। पर बंशीधर ने ना माना। जानकी और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। स्टेशन पर उतरने के बाद दोस्तों बंशीधर उस महिला को साइड में बैठा है जो अपरिचित थी, और स्टेशन मास्टर के पास गए। आगे देखते हैं। बंशीधर के जाते बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था किसी बहाने भाग गई। दोस्तों वो बुढ़िया किसी बहाने करके उस स्त्री को छोड़कर अकेले भाग गई। अब आगे देखते हैं। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े, टिकट के लिए बखेड़ा होगा क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौटकर आए तो किसी को न पाया। अरे यह सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराए। आप कैसी बुरी साइड में घर से निकले थे, एक के बाद दूसरी आफत फंसने चले आ रहे हैं। इतने में सामने से उस धुलाई वाले का तो देखा, वो स्त्री दोस्तों जो फरासीसी छठी धुलाई ओढ़ के बैठी थी पीछे, और बंशीधर को एक अजीब तरह से देख रही थी, जिसे बंशीधर ने कहा कि देखने में तो अच्छे घर की लगती है पर इसका आचरण ठीक नहीं है। वो स्त्री को आते देखा दोस्तों सामने से धुलाई वाली को। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, बंशीधर कह रहे हैं दोस्तों धुलाई वाली से कि तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि धुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठा। धुलाई के अंदर जो स्त्री बने बैठा था दोस्तों ओढ़ के, वो कोई नहीं था, वो नवल किशोर का बंशीधर के मित्र जो कलकत्ते से जो आ रहे थे उनसे मुलाकात करने के लिए, पर बिना बताए स्टेशन पे दूसरे डिब्बे में बैठ गए थे। और बंशीधर को ये लग रहा था कि किसी खास वजह से वो आ नहीं पाए। वो और कोई नहीं, वो नवल किशोर थे जो धुलाई ओढ़े और पूरे रास्ते अपने दोस्त का मजा लेते आ रहे थे और खिलखिला उठे, अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूतें हैं। मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया, ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती, मालूम होता है कि तुम्हारी ही बहुत ही। अच्छा तो वे लोग गई कहाँ। तो दोस्तों वो जो स्त्री थी जिसके बारे में सारे लोग ताने मार रहे थे, स्त्री अपनी अपनी सुझाव दे रही थी, वो कोई और नहीं थी, वो नवल किशोर की ही बहू थी। वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। दोस्तों धुलाई ओढ़े जो नवल किशोर था वो बंशीधर को स्टेशन मास्टर के पास जाते के बाद अब उन लोगों के परिवार को, अपने परिवार को, बहू को ले जाके पालकी में बैठा दिया था। नहीं मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ ये कहो मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले। मिर्ज़ापुर से चढ़े थे दोस्तों नवल किशोर। मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं डोढ़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। वो ऊपर लेटे दोस्तों नवल किशोर पूरा तमाशा देख रहा था बंशीधर का। फिर मिर्ज़ापुर में तुम पीठ के धंधे में लगे थे। मैं तुम्हारे पास से निकल गया पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होंगे, फिर थोड़ा और देख ले। करते करते यह नौबत पहुंची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुनकर बंशीधर परेशान हो गए। दोनों मित्र बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर यह बेचारी जो तुम्हारे गुणमान के संग पहली ही बार आ रही थी बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, यह बहुत ही डर गई। नहीं जी, डर किस बात का, हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता। बंशीधर बता रहे थे अगर मैं स्टेशन मास्टर को बता देता तो यह बखेड़ा खड़ा हो जाता। अरे तो क्या मैं मर थोड़े ही चला गया। नवल किशोर बोल रहे हैं, 4 हाथ की धुलाई की बिसाती कितनी बोल रहे हैं कि 4 हाथ अगर लगेगा तो उसकी बिसाती कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा दोनों मित्र बधुओं में खूब हंसी हो रही है। दोनों पास आए तो देखा कि दोनों
घर की बहू नवल किशोर की और उनकी बंशीधर की बातचीत में खूब बखेड़े हंसी कर रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या इन लोगों की हंसी। उन दोनों दोस्तों के बारे में बोल रही हैं दोस्तों कि तुम लोग इन लोग की हंसी के बारे में क्या जानते हो, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया ना आवे। और खैर दोस्तों लास्ट में यहाँ पे लेखक लिख रहे हैं कि खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को ले राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी आराम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। दोस्तों तो इस तरह यहाँ पे ये कहानी समाप्त होती है धुलाई वाली। दोस्तों यह कहानी 1907 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। तो आप लोग और इस कहानी के बारे में मुख्य पात्र नवल किशोर बंशीधर दो मित्रों की ही कहानी है दोस्तों। यह हास्यास्पद कहानी है। तो इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण लाइन है हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। और दोस्तों और एक मोटा मोटा चीज़ हम लोग जान ही चुके हैं कि बंग महिला की कौन कौन सी महत्वपूर्ण कहानी है। तो इस बारे में तो बात करने की ज़रूरत है नहीं। पिछली कक्षा में पूरा डिटेल रूप से हम लोग उनकी कहानी रचना और क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग बस अगली कहानी में इसमें से जो महत्वपूर्ण लाइन है उस पर और इस कहानी के कथासार और पात्रों पे बात करेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने बहुत ही अपना प्यार दिखाया है और दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो इस वीडियो से। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।